हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन के सब्जेक्ट के। ठीक है, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है। जैसा आप सब जानते हो, PYQs आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। वीडियो को पूरा देखोगे तो आप अपना 80 to 90% सिलेबस तो कवर करोगे ही करोगे। साथ में यही क्वेश्चंस है जिनका आना आपके एग्ज़ाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा कहने का यही रीज़न है क्योंकि PYQs में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया गया है, तो एक भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और मतलब एटलीस्ट अगर आपको पूरा चैप्टर ना अगर आप पढ़ पाते हो, फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो ओवरऑल एक आइडिया आपको पता लग जाएगा कि अगर आपसे टॉपिक से बाहर भी कुछ अगर आ जाए तो आपको पता लग जाएगा कि किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको उसको कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को। यस, एंड जैसा आप सब जानते हो दैट वीडियो के दौरान क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप सबके लिए गिव अवे ऑफर प्रोवाइड किया गया है। गिव अवे ऑफर क्या कहता है दैट वीडियो के दौरान मैं कहीं पे भी आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देगा उनको ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल फ्री आपको ये नोट्स मिलेंगे, बाकियों को पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन 3 क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो आपको फ्री मिलने वाले हैं ये नोट्स। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये है कि 3 ही स्टूडेंट्स को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे। सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। विनर्स को अनाउंस किया जाएगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो कि आप उनमें से एक हैं या नहीं। अब जो स्टूडेंट्स नहीं विन कर पाएंगे, जो ये 3 लकी स्टूडेंट्स नहीं हो पाएंगे, उनके लिए एक ऑफ़र लाया गया है। ऑफ़र के अकॉर्डिंग जब आप अपना एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट फ्रेंडली अमाउंट, एंड इससे सस्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, वो है दैट आपको ओनली एंड ओनली 45 रुपीज़ पे करने हैं अगर आप एक नोट परचेज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 40 रुपीज़ पर नोट्स पे करेंगे। और अगर आप कॉम्बो ऑफ़र लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट काफ़ी सारे आपको अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं, तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ 6 to 7 सब्जेक्ट आपके होते हैं। 6 लेंगे तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 लेते हैं तो 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऑफर्स थे मैंने आपको बताए हैं। एक और चीज़, बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो दोबारा देखने की नीड भी नहीं है। इतना आसान ये सब्जेक्ट है, इतने ही आसान इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, दोबारा ना देखने की ज़रूरत पड़े आपको ये वीडियो। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, DSC का बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यानी कि डेमोक्रेसी का कंपनीज़ के अंदर, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? सिविक्स में आप सबने पढ़ा होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। डेमोक्रेसी यानी कि इंसानों के लिए है सब कुछ। मतलब कि जो आपकी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए इस डेमोक्रेसी को बनाया गया है। तो डेमोक्रेसी का ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि कंपनीज़ के अंदर वो क्या रोल प्ले करती है, ये आज हम सीखेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है दैट उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपके 2 पार्ट होते हैं लगभग, मतलब मोस्टली आपका ऐसा होता है, जैसे आपका A पार्ट होता है, एक आपका B पार्ट होता है। A पार्ट में सभी क्वेश्चंस होते हैं लगभग 10 मार्क्स के, बी पार्ट में सभी क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। जैसे मान लो इसके 4 क्वेश्चन हो गए, इसके 3 क्वेश्चन हो गए। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे ही उनको क्वेश्चन पेपर मिला सीधा ए पार्ट से अटैम्प्ट करना शुरू कर देंगे। देखो आपके पास लगभग मतलब कि मोस्टली 3 घंटे होते हैं, राइट। एक चीज़ बताओ,
एक तो आप 2 घंटे लेके सोच समझ के एक आप इस 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चंस को करोगे, जिसमें आपको ओनली 40 मार्क्स होंगे मिलेंगे। और यहाँ पे बी पार्ट में यही सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप अपने 60 मार्क्स सिक्योर कर लोगे। तो आपको टाइम लगाकर अच्छे से आंसर बी पार्ट के लिखने हैं, तो पहले आप बी पार्ट को अटेम्प्ट करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट सीधा ए पार्ट से अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। कम से कम आपको देखना चाहिए कि भी कौन से पार्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं मान लेती हूँ भी ठीक है, अगर आपको नहीं आता, ये सोच समझ के आपको लिखना पड़ा, आपने 2.5 घंटे लगा दिए सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने में, सिर्फ 40 ही नंबर सिक्योर हुए। और अगर यहीं पे ये 2.5 घंटे आप बी पार्ट को करने में लिखते तो आप 60 मार्क्स सिक्योर कर लेते। और यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, फिर वो कंप्लेन करते हैं दैट मैम हमारे पास टाइम नहीं बचा। टाइम इसीलिए नहीं बचा क्योंकि आपने गलत पार्ट को पहले अटेम्प्ट किया है। मैं ये नहीं कहती कि ए पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ए पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, बट बी पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, तो बी पार्ट आप पहले अटेम्प्ट करोगे, फिर आप ए पार्ट अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, बी पार्ट का फॉर्मेट मैं आपको बताने वाली हूँ। ए पार्ट के देखो 10 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स, मिनिमम से मिनिमम 2 पेज आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए करोगे, ये कम से कम है। और मैक्स टू मैक्स 3 से 4 पेजेस, नहीं 4 भी नहीं, 3 पेजेस मोर देन इनफ है। ठीक है, 3 पेजेस, ऐसा नहीं कि कुछ भी भर रहे हो, आंसर लिखना है आपने, प्रॉपर आंसर लिखना है। एंड अगर आप 2 से 3 पेजेस अगर आप फिल करते हो, अगर आप अपना आंसर लिखते हो 2 से 3 पेजेस में, तो आप जो है आराम से अपने अबोव 7 मार्क्स कंटेन कर लोगे। अब वो आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि आप लिखते क्या हो, लेकिन अगर आप पेजेस के मामले में पूछो तो 2-3 पेजेस मोर देन इनफ है। ठीक है, अब देखो मैं आपको 20 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ। एक फॉर्मेट होता है एक बड़े आंसर को लिखने का। ठीक है, कुछ भी खिचड़ी अगर आप 3 से 4-5 पेजेस का बिना रुके कुछ भी लिखे जा रहे हो, तो एक तो वो बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है। ठीक है, आपका आंसर का फॉर्मेट किसी को समझ नहीं आता है, कहीं से भी टीचर का पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। फिर वो, अब चाहे आपने आंसर कितना भी अच्छा लिख रखा हो, वो नहीं, मतलब कि उसका नहीं मन करेगा, या फिर वो थोड़ा बहुत पढ़ के आपको कैसे भी नंबर दे देगा। यहीं पे ये जिनको आता है उनके लिए भी है, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी है ये तरीका। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आएगा आपका मेन बॉडी, और फिर आएगा आपका कंक्लूजन। यस, दिस इज योर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्शन को हिंदी में जो भी बोलते हैं, या इंट्रोडक्शन के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के अंदर ना ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी के आसपास कुछ भी बता दो। ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी होता क्या है, ठीक है, इसका इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे लगाया गया है, गवर्नमेंट इस पर क्यों इंसिस्ट करती है, मतलब कि टॉपिक ये है, इसके आसपास का कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये तो था उनके लिए जिनको नहीं आता है। जिनको आता है वो प्रॉपर इंट्रोड्यूस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कब लागू हुई थी, ठीक है, और लागू होने के बाद इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। कम से कम 1 पेज का होना चाहिए इंट्रोडक्शन आपका, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का लिखो इंट्रोडक्शन के ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आता है उनके लिए भी, जिनको नहीं आता उनके लिए भी, ये आप 1 पेज का लिखोगे। फिर आते हैं मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग। मुख्य भाग के अंदर आप स्ट्रिक्टली क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, कोई इधर उधर की बात नहीं लिखनी, कोई फालतू बात नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखोगे आप जो आपको आता है। क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में और वर्क प्लेस पे, ये आप यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर लिखोगे। कम से कम 2 पेजेस, जिनको नहीं आते वो 2 पेज लिखेंगे, जिनको प्रॉपर आंसर आता है वो 4 पेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन पार्ट है। टीचर आपका इतना ही लगभग हिस्सा पढ़ता है। ठीक है, टीचर आपका मेन बॉडी को ही पढ़ के लगभग आपका आंसर्स वो देते हैं। फिर आते हैं हम आपके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन के अंदर आप कंक्लूजन के अंदर आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया है वो आप कंक्लूजन में लिख दोगे, ठीक है। और जिनको आता है वो क्या करेंगे, वो इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देंगे। कंक्लूजन के अंदर आप जो जो आपने बताया वो भी लिखोगे, प्लस आप इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में लिख दो, ठीक है। ये 1 पेज का ही रहेगा, आपको आता है नहीं आता है 1 पेज का ही लिखोगे, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 4 पेजेस लिख डाले हैं। ये जो है कम से कम आपको 15+ मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, आपको अगर आता भी थोड़ा बहुत है तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से आप 1-2 पेजेस तो फालतू आप लिख ही दोगे, वहाँ से आपको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। और यहाँ से आपका टीचर, क्योंकि वो आपकी सिर्फ मेन बॉडी पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है भाई मेन बॉडी के अंदर ही आप आंसर लिखते हो, तो टीचर आपका सिर्फ यही पढ़ेगा और आपको इसके बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन्होंने बताया है दैट मैम हम बहुत अच्छे से आंसर लिख पा रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करो, सोच समझ के अच्छे से। मेन बॉडी पे तो बहुत अच्छे से आपने ध्यान देना है, ठीक है। अच्छे से सोच समझ के आंसर लिखो। मैं कहती हूँ अगर 2 घंटे निकल भी गए आपके, तो फिर भी आपके पास 1 घंटा तो बच ही गया। अब वो जो 4 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो। अगर आप हर क्वेश्चन के लिए 10 से 15 मिनट भी देते हो तो भी आपके पास टाइम बच जाएगा, एंड 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ है 2 to 3 पेजेस। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 पेज लिख दो, मैं तो कहती हूँ 2 पेज लिखो और अच्छे से लिखो। अब वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पता लगे वहीं पे भी एक इंट्रोडक्शन का लिखे जा रहे हो, एक कंक्लूजन का लिखे जा रहे हो, नहीं। 10 नंबर के क्वेश्चन में सीधा आंसर लिखो, मेन पॉइंट्स को अच्छे से मार्क कर दो, ठीक है। मेन पॉइंट्स को अगर आप मार्क करते हो तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि टीचर को पता होता है भी आप क्या क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इतना कुछ समझा दिया है, आई होप आप अब कोई गलती नहीं करेंगे। एक और चीज़, मैं ना तो आपको मैं इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, ना मैं आपको कंक्लूजन समझाने वाली हूँ। रीज़न क्या है, ये तो आप मेन बॉडी समझ के खुद भी लिख लोगे, मेन बॉडी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ कि जो आपका हाँ जी, आप यहाँ से, अब जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे लिखते हैं, अगर उनको फॉर्मेट चाहिए तो PDF के अंदर आपको प्रोवाइडेड है डिटेल में इंट्रोडक्शन भी और कंक्लूजन भी। तो आप PDF जब लोगे तो अच्छे से आप इनको पढ़ लेना कि कैसे लिखना होता है। कुछ भी नहीं लिख के आना होता है, इंट्रोडक्शन लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, आपको उसका मिल जाएगा सॉल्यूशन, ओके। सो yeah, so first question is, what do you mean by organizational democracy? What is the significance of following democratic practices at workplace? Define the term workers participation. What can be the different forms of workers participation? Okay, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। Organizational democracy. Organizational democracy refers to the application of democratic principles within an organization where employees are given opportunities to participate in decision-making processes or that affect their work and welfare. देखो, सीधी सी बात है, वर्कर्स को उनका हक देना कि वो अपना डिसीजन ले सकें अपने काम और ज़िंदगी को लेकर, उनको उनका राइट जो है रखने देना। आपने बहुत जगह देखा होगा दैट वर्कर्स आर नॉट अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। कि आज भी बहुत जगह पे होता है कि वर्कर्स को अलाउ नहीं होता, उनको परमिशन लेनी पड़ती है और फिर भी उनको डिनाई किया जाता है, जबकि ये कहता है कि उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, उनको ये उनका हक है, ये उनका राइट है। और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, डेमोक्रेसी को, अपनी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपने काम के अंदर लाना ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी होती है। एक सीधा सा मीनिंग है डेमोक्रेसी को कंपनी के अंदर लाना, ठीक है, कंपनी के ऊपर अप्लाई करना। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिसीजन मेकिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाया जाए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपन कम्युनिकेशन, अपनी बातों को बिना किसी जजमेंट के रखना। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एम्प्लॉयज़,
सबके सब काम करने वाले बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इन मैनेजिंग डिसीजंस, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया गया है वो सबको बताकर, सबसे पूछकर, सबकी सहमति के साथ लिया जाए, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो भी डिसीजन लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हकदार, जैसे होता है ना कि अगर सक्सेसफुल हो गए तो सबकी मेहनत है, और अगर अनसक्सेसफुल हुए हैं तो सबकी भी उस चीज़ में गलती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एट वर्क प्लेस, इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, तो उनको जो है रिस्पेक्ट फील होती है, राइट। इनहेंसेस मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, जब आप जॉब सेटिस्फेक्शन एक तो बढ़ती है और लोग और भी मन से काम करते हैं। एक होता है ना दैट जब एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी के साथ, जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ रिश्ता बना लेती है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अब वो ना तो अब चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, एक एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक इमोशनल बॉन्ड बन गया है रिस्पेक्ट का, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग, सबके सब एक कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ है सबका एक आइडिया होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या पता किसी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन निकल आए, ठीक है। रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब म्यूचुअल ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बेटर है, कोऑपरेशन बेटर है, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, लड़ाइयाँ कम होंगी। प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। हारमोनियस, यानी कि सब हारमोनी में खुश होकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ेगी, लोग अपने हक को लेकर आवाज़ उठाएंगे। improves productivity and efficiency, employees willingly contribute towards organizational goals। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो ऐसा नहीं है कि अब तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, मैनेजर ही कराएगा, वो खुद जो है पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ में, ठीक है। कंपनी को सक्सेसफुल वो करवाना चाहते हैं, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, particularly in matters related to their work welfare and working conditions. Objectives of workers participation, to promote mutual understanding between workers and management। क्यों होगा? वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगा, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कम होंगे, एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब है भी जहाँ पर आप बिलोंग करते हो, जहाँ पर जाकर आपको फीलिंग आए दैट आई बिलोंग हियर, यहाँ पर मेरा हक है। फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन एट द शॉप फ्लोर लेवल, ठीक है, यानी कि वर्कर्स गिव सजेशंस रिलेटेड टू डे ऑपरेशंस। वर्क कमिटीज, जॉइंट कमिटीज ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, पार्टिसिपेशन इन ब्रॉडर मैनेजरियल डिसीजंस, क्वालिटी सर्कल्स, स्मॉल ग्रुप सॉल्विंग वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे वर्कर्स रिप्रेजेंट करते हैं। नेगोशिएशन बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। दूसरा सवाल पूछना चाहता है, एक्सप्लेन द डनलूप्स system approach of industrial relations. Trade enters a salient feature of the pre-liberalization industrial market are fast losing relevance. What are the major problems faced by the union trade which has led to this decline? Dunlop's system approach of industrial relation. According to Dunlop, industrial relation is a system made up of interacting actors, context and rule which govern the relationship between management and workers in a workplace. डनलूप का कहना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये एक सिस्टम है जहाँ पर इंटरेक्टिंग एक्टर्स, यानी कि इंटरेक्टिंग एम्प्लॉयज़, एक्टर का यहाँ पे जो भी उस काम को एक्ट कर रहा है, कोई भी मतलब एम्प्लॉयर हो सकता है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी वर्कर हो सकता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एंड रूल्स विच गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि रिलेशनशिप जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में है वो टोटली रूल्स के अकॉर्डिंग है, ना तो उनके बीच में कोई इमोशनल बॉन्डिंग है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वो डायरेक्टली एक रूल बेस्ड है। मेन एलिमेंट्स क्या है? एक्टर्स, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन एक्टर्स,
employers and their associations, workers and trade unions, government and its agencies. Employees, workers and government, ये तीन मेन एक्टर हैं यहाँ पर जो काम करते हैं. Context: these are environmental factors influencing industrial relations. ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको देख के आगे ट्रेंड सेट होता है. Technological characteristics of the workplace market or budgetary constraints, distribution of power in society. Ideology: ideology refers to the shared belief and values that bind the actors together and maintain the system. Rules: rules govern the conduct of actors and include laws and regulation, collective agreement and workplace practices. सिग्निफिकेंस ऑफ डनलूप्स सिस्टम अप्रोच. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? प्रमोट्स अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ठीक है, हाँ जी. एम्फेसिस ऑन इंटरैक्टिंग अमंग द डिफरेंट एक्टर्स, एक दूसरे के बीच में उनका जो इंटरेक्शन है वो बेटर होता है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस एंड यूजफुल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. क्रिटिसिज्म ऑफ डनलूप्स मॉडल. अब ये तो थी उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन क्रिटिसाइज किन चीज़ों को किया गया है, यानी कि जो चीज़ें क्वेश्चनेबल मानी गई हैं. टू स्टैटिक इन नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक है. इग्नोर्स कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सॉल्व नहीं करता, ये इग्नोर कर देता है कि भाई जो हो गया वो हो गया, चलो अब आगे बढ़ो. ओवर एम्फेसिस स्टेबिलिटी ओवर चेंज, वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा मान्यता देते हैं बल्कि चेंज के. ठीक है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो गया, क्योंकि जितनी भी कंपनीज स्टेबल रही हैं, जिन्होंने चेंज को नहीं एक्सेप्ट किया है, वो सभी की सभी बंद हो गई हैं. जैसे नोकिया. नोकिया अपनी टाइम का एक बेस्ट कीपैड फ़ोन था, राइट. लेकिन नोकिया ने गलती क्या करी? नोकिया ने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया. नोकिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि यार चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरी कंपनी बंद हो जाएगी. नहीं किया तो आज नोकिया का फ़ोन आपको कहीं पे दिखता है क्या? प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस लीडिंग टू देयर डिक्लाइन. क्या क्या दिक्कतें हैं? मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियंस, टू मैनी यूनियंस टू वीकन कलेक्टिव स्ट्रेंथ. बहुत ज़्यादा ग्रुप बन गए, इतने ज़्यादा ग्रुप बन गए तो स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? अभी मैं इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. ठीक है, जैसे हिंदू ने अपना ग्रुप बना लिया, मुस्लिम ने अपना ग्रुप बना लिया, क्रिश्चियंस ने अपना ग्रुप बना लिया, सब आपस में डिवाइड हुए हैं. तभी तो इंग्लैंड जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे रूल किया, क्योंकि इतने ज़्यादा खुद के ग्रुप बना लिए, कलेक्टिव तो कोई यूनियन ही नहीं है. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इंटर यूनियन राइवलरी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. ये तो सबको पता है, पॉलिटिक्स का काम ही क्या है. I don't think I need to address that. Lack of leadership, absence of professional and trade leaders. ट्रेंड लीडर्स और प्रोफेशनल्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वर्कर्स की लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. लो मेंबरशिप एंड पार्टिसिपेशन, वर्कर्स शो डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट, वर्कर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट रिड्यूस यूनियन पावर, growth of contract and informal labor, unorganized workers are difficult to unionize. Technological changes, automation reduces workforce size. Impact of these problem, weak bargaining power, जब यूनाइटेड फ्रंट ही नहीं वो शो करेंगे तो उनको जो है बार्गेनिंग पावर तो उनकी वैसे ही कम हो गई. डिक्लाइन इन यूनियन रेलिवेंस भी कम हुई है. रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत आएगी. क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन है और कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट IR in the contemporary dynamic environment. Explain the different perspectives toward industrial relations.
Meaning of industrial relation. Industrial relation is the study of interaction between management and workers, including trade union and the state, in matters relating to the employment, working condition, and conflict resolution. Objectives of industrial relation: to maintain the industrial peace, to promote the cooperation between management and workers, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट. मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द कॉन्टेम्प्रेरी एनवायरनमेंट. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कॉन्टेम्प्रेरी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड वेज इश्यूज, इकोनॉमिक स्लो डाउन और ग्रोथ. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से रहेंगे? ऑटोमेशन एंड डिजिटलाइजेशन, स्किल अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स, रिडक्शन इन वर्कफोर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी. पॉलिटिकल में क्या हो गया? लेबर लॉज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, political ideology and stability, industrial dispute settlement mechanism. Social and cultural factors क्या होंगे? Change workforce values, education level of workers and workforce diversity. Trade union factors strengthen unity of trade unions, leadership quality, inter-union rivalry. Management policies, human resource practices, leadership style and communication system. Perspective towards the industrial relation. Unitary perspective. Organization is viewed as a single unified entity. Organization को अब उसके अंदर कुछ भी चल रहा हो, organization को तो एक unified entity ही माना जाता है. Management and workers have common interest. Trade unions are unnecessary and conflict is seen as abnormal. Pluralistic perspectives. Organization consists of diverse interest groups. Trade unions are legitimate representative of workers. Conflict is natural and inevitable. Collective bargaining is essential. Marxist perspective focuses on the class conflict between the capital and labor. Trade unions protect workers from exploitation. Industrial conflict is inherent in capitalism. सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या रहेंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशन व्यूड एज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग एक्टर्स. एम्फसिस रूल कॉन्टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन डनलूप्स मॉडल. Yes, the fourth question is it necessary to register a trade union? What are the right of a registered trade union? Is it necessary to register a trade union? What are the duties of a registered trade union? Is it necessary to register a trade union legally? It is not compulsory to register a trade union. Compulsory तो नहीं है. However, registration is necessary to enjoy legal recognition and statutory rights. ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लीगल रिकग्निशन चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा. ठीक है. क्यों इम्पोर्टेंट है रजिस्ट्रेशन? प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस टू द ट्रेड यूनियन. लीगल स्टेटस आपको मिल जाता है, आपका एक थप्पा लग जाता है कि हाँ ये चीज़ आपकी है. इनेबल्स द यूनियन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में आप रजिस्टर करने के बाद ही एंटर कर सकते हो. प्रोटेक्ट्स मेंबर फ्रॉम लीगल लाइबिलिटीज से बच जाते हो. इन्हेंसेस बार्गेनिंग पावर एंड इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. राइट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. क्या क्या राइट है ये आपने ज़रूर याद रखना है. ठीक है. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इंजॉयज फॉलोइंग राइट्स. द ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926. First is a right to legal status. It has become a body corporated with perpetual succession. Right to sue and be sued. The union can initiate or defend legal proceedings. Right to own property. Can acquire, hold and dispose of movable and immovable property. Right to immunity from criminal conspiracy. Members are protected during lawful trade union activities. Rights to collective bargaining. Can represent workers in negotiation with employees. Right to spend funds. Funds can be used for trade union purposes. Duties of a trade union. A trade union must perform certain duties to maintain its legal status. अब legal status maintain करने के लिए कुछ duties करनी पड़ती हैं. क्या क्या? Maintenance of account,
प्रॉपर अकाउंट मस्ट बी मेंटेन्ड, सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न्स आपके पास हर साल कितने आ रहे हैं ये आपको दिखाना पड़ेगा। कंप्लायंस विद द एक्ट, यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग आपको सभी के सभी प्रोविजन एक्ट को दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स शुड बी यूजफुल ओनली फॉर लॉफुल पर्पजेज, दिखाना पड़ेगा बकायदा आपको, और सिर्फ लॉफुल पर्पसेस के लिए ही आप उन फंड्स को यूज़ कर सकते हो। नोटिफिकेशन ऑफ चेंजेस, एनी चेंजेस इन रूल और ऑफिस बियरर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, कोई भी चेंज अगर आप लाते हो तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यूनियन एक्टिविटीज़ शुड बी फेयर एंड डेमोक्रेटिक, जो भी यूनियन एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर वो फेयर और डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। Discuss the procedure, power and duties of conciliation officer under the Industrial Dispute Act in 1947. Briefly explain the machinery for settlement of industrial disputes in India. Main body. Conciliation officers under the Industrial Dispute Act 1947. Appointment. Conciliation offers are appreciated by the conciliation officers are appointed by the appropriate government under the Industrial Act 1947. They may be appointed permanently or for a limited period. Procedure of conciliation. Procedure क्या रहेगा? Initiation of conciliation proceedings. When an industrial dispute exists or is apprehended, the conciliation officer intervenes. In investigation of dispute, the officer investigates the causes and the facts of dispute. भाई क्या क्या तो रीज़न है और क्यों हुआ है डिस्प्यूट ये वो पता करते हैं। मीटिंग्स विद पार्टीज, सेपरेट और जॉइंट मीटिंग्स आर हेल्ड विद एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स की और वर्कर्स की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं। एफर्ट फॉर सेटलमेंट, द ऑफिसर परसुएट्स पार्टीज टू अराइव एट अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, दोनों पार्टीज़ को डिस्कस करके एक म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। रिपोर्ट सबमिशन, इफ सेटलमेंट इज रीच्ड, अगर सेटलमेंट हो गई है, अ सेटलमेंट रिपोर्ट इज सेंट टू द गवर्नमेंट। इफ नो सेटलमेंट इज रीच्ड, अ फेलियर रिपोर्ट इज सबमिटेड। अगर सेटलमेंट हो गई तो रिपोर्ट भेज देंगे और नहीं हुई तो फेलियर रिपोर्ट भेज देंगे। पावर ऑफ कंसाइलेशन ऑफिसर्स, पावर टू एंटर इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस, उनके पास पावर होती है कि वो इंडस्ट्रियल प्रेमिसेस को कभी भी एंटर कर सकते हैं, उनको किसी की परमिशन की नीड नहीं है। पावर टू कॉल फॉर डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, उनके पास पावर है, आपके पास डॉक्यूमेंट कभी भी सीज किए जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कभी भी मांग लिया जाता है। पावर टू समन पार्टीज फॉर डिस्कशन के लिए आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। पावर टू मीडिएट एंड परसुएड पार्टीज़ को परसुएड करने के लिए उनको जो है मीडिएशन भी वो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी मतलब किसी भी जो मीटिंग चल रही है उसके बीच में आके वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो अपना कोई भी परसुएशन कर सकते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ कंसलेशन ऑफिसर्स, अब उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है? टू प्रमोट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनका सेटलमेंट कराने की उनकी जिम्मेदारी होती है। टू एक्ट इम्पार्शियली एंड फेयरली, कहीं पे भी उनको कोई भी भेदभाव नहीं करना होता है। टू सबमिट रिपोर्ट्स विद प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर उनको अपना रिपोर्ट सबमिट कराना पड़ेगा। टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। मशीनरी एट्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट्स इन इंडिया, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग मशीनरी। वर्क्स कमिटी consist of representatives of employers and workers, promotes coordinal relations, deals with the day-to-day problems। हाँ जी, कंसाइलेशन मशीनरी, कंसाइलेशन ऑफिसर बोर्ड्स ऑफ कंसाइलेशन एम एट एमिकेबल सेटलमेंट, यानी कि ऐसी सेटलमेंट जिससे सब एग्री करें। वॉलंटरी arbitration, disputes referred to a neutral third party, decision is binding on both parties। Labor court deals with disputes related to dismissal, discharge and service conditions। Industrial tribunals handle
disputes related to wages, working hours and allowances. National Industrial Tribunal deals with the disputes of national importance or involving more than one state. What do you mean by collective bargaining? Highlight the importance of collective bargaining for employees, employers, and society at large. Right types of collective bargaining. Collective bargaining is an essential aspect of industrial relations, enabling employers and employees to negotiate terms and conditions of employment through representative. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो भी टर्म्स हुई हैं, जैसे वो होता है ना कि सैलरी क्या रहेगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, उनको क्या क्या बोनस मिलेगा, उनका लैडर ऊपर मतलब कि प्रमोशन के क्या क्या वो रहते हैं, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करना इंडस्ट्रियल रिलेशन की एस्पेक्ट में, ठीक है. इट इंश्योर्स peaceful resolution of conflict, promotes mutual understanding and contributes to industrial harmony. Collective bargaining is not only beneficial for workers and management, सिर्फ workers और management के लिए ही फ़ायदा नहीं करती, but also for the society at large, as it fosters economic stability and social justice. Meaning of collective bargaining. Collective bargaining is a process of negotiation between employers and group of employees, usually represented by trade unions, to determine wages, working condition, benefits and other terms of employment. एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, टर्म्स कंडीशंस क्या रहने वाली हैं, कितना उनको पैसा मिलेगा, वर्किंग कंडीशंस कैसे रहेंगी, इन चीज़ों को डिस्कस करना एम्प्लॉयर के साथ. की फीचर्स क्या रहेंगे. वॉलेंटरी नेगोशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है. वॉलेंटरी यानी कि शांति से बैठ के सब अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे. फोकसेस ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज जो है जो भी डिसीजन लिया जाए दोनों पार्टी का एग्री होना उस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है. एम्स एट इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कंडीशंस को डिस्कस करना और जो भी लड़ाइयाँ हैं उनको कम करना. यूजुअली अप्लाइज टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए ही होता है. इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर एम्प्लॉयज़. इंश्योर्स फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस, फेयर सबको वेजेस मिले और बेटर वर्किंग कंडीशंस रहें सबकी. प्रोटेक्ट राइट्स एंड जॉब सिक्योरिटी. रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है. प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू वॉइस ग्रीवियंसेस, यानी कि जो भी उनको तकलीफ़ें हैं वो बताने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है. उनको अलाउ किया जाता है कि आप अपनी तकलीफ़ें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. एम्प्लॉयर्स का इससे क्या वो होता है, हेल्प्स मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहती है. रिड्यूसेस स्ट्राइक एंड एब्सेंटिज्म, स्ट्राइक कम करने की मदद करती है और वर्कर्स डेली काम पे आए. encourages cooperation and trust, facilitates planning for wages and benefits for society. Promotes social justice and equity, सोशल जस्टिस मिलता है लोगों को. रिड्यूसेस इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स वगैरह कम हो जाती हैं. वर्कर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम हो जाता है. कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर एक प्रॉपर वेज उनको उनके काम के लिए दी जा रही है तो इकोनॉमिकली वो काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं. इन्हेंसेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड हार्मनी. टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने टाइप की होती है. डिस्ट्रीब्यूटिव और पोजिशनल बार्गेनिंग focuses on dividing a fixed set of resources like wages and win-lose situations. Imperative or interest based bargaining, इंटरेस्ट बेस्ड होती है, जैसे फोकसेस ऑन म्यूचुअल गेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विन विन सिचुएशन. म्यूचुअल गेंस यानी कि एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉई का भी फ़ायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं और विन विन सिचुएशन है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर की दिक्कत यह है कि भाई वर्कर्स काम नहीं कर रहे, वर्कर की दिक्कत है कि हमारी वेजेस बहुत ज़्यादा कम है. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्कर्स काम पे आएंगे तो इसका फ़ायदा होगा, और अगर ये वेजेस बढ़ा देंगे
यानी कि अगर उनको 500 रुपीज़ पर आवर मिल रहा है, अगर वो उसको 700 रुपीज़ पर आवर कर देंगे तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी और एम्प्लॉयर का काम बच जाएगा। और क्योंकि इनकी वेजेस काफ़ी अच्छी हैं तो ये और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, लिंकिंग वेजेस विद बेनिफिट्स एंड प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, वेजेस को बेनिफिट्स के साथ लिंक करना, ठीक है। कंसेसरी बार्गेनिंग, वर्कर्स एग्री टू रिड्यूस बेनिफिट्स और वेजेस ड्यू टू इकोनॉमिक डाउनटर्न टू अवॉइड लेऑफ्स। यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी नुकसान में चल रही है तो वर्कर क्या करते हैं, वर्कर्स जो है वो कम कमाई, कम पैसा लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी कंपनी बची रहे और उनकी नौकरी ना छूटे, ठीक है। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग, बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड एफिशिएंसी। वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए, उनको बेटर करने के लिए ये लोग जो हैं काफ़ी सारी टर्म्स और कंडीशंस को मिलके इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या आएगा, इन कंक्लूजन कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ वाइटल मैकेनिज्म इन इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स एंड सोसाइटी। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक तरीका है जिससे एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और सोसाइटी एक बैलेंस में चलती है। इट इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट, सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाए। इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्री के अंदर जो है, सोसाइटी के अंदर पीस भी नहीं रहे। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली लोग स्टेबल कब होंगे, जब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो लोग, उनकी वेजेस बढ़ती जा रही हैं। अंडरस्टैंडिंग इट्स टाइप्स हेल्प बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टू अडॉप्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर नेगोशिएशन। इसके टाइप्स को मदद करने से दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी मिल जाती है, एक प्रॉपर तरीका मिल जाता है कि कैसे उनको नेगोशिएट करना है। इंश्योरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स, कि ऐसा एक रिजल्ट निकले जिसमें सबका फ़ायदा हो। एंड फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल हारमनी, और एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल हारमनी बने, लोगों सबका फ़ायदा हो, ठीक है। Seventh question is explain the provisions with regard to the employment of young person under the Factories Act 1948. Factory Act 1948 के अंदर जो young person है उनका employment provision क्या रहेगा। Briefly explain the mandatory health provisions to be provided to workers under the Factories Act of 1948. The Factory Act of 1948 is an important legalization in India aimed at regulating the working conditions in factories. It ensures welfare, health and safety of workers. Special attention is given to a young person and health of all workers. यहाँ पर एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है जो यंग वर्कर्स हैं उनको और सभी वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर। Compliance with these provisions protect employees from exploitation. जब इन provisions को अप्लाई किया जाता है तो workers exploitation से बच जाते हैं and promotes a safe and healthy environment, ठीक है। हाँ जी, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सनस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। डेफिनेशन, हाँ जी, एनी वर्कर अबव 14 ईयर्स एंड बिलो 18 ईयर्स इज़ कंसिडर्ड अ यंग पर्सन। 14 साल से तो बड़ा और 18 साल से छोटा एक यंग वर्कर माना जाता है। प्रोविज़न रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, अब इनके लिए क्या क्या प्रोविज़न्स लगाए गए हैं। मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट, नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड। 14 साल से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी। वर्किंग आवर्स, अ यंग पर्सन कैन नॉट वर्क मोर देन 6 आवर्स अ डे। एक 14 साल का बच्चा 6 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करेगा और उसे हर बीच में कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो मिलना चाहिए। Prohibition of night works, young person cannot work between 7 p.m. and 6 a.m.
शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस। खतरनाक जितने भी काम होते हैं उनमें छोटे बच्चों को अलाउ नहीं है। सर्टिफिकेट्स एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। किसी भी प्रकार की नौकरी से पहले उनको एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। हेल्थ प्रोविज़न अंडर फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। मैंडेटरी हेल्थ मेजर्स, क्या क्या हेल्थ मेजर्स उनको लेने पड़ेंगे। क्लीनलीनेस, प्रेमिसेस शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्यूल्विया। ठीक है, एफिल्विया क्या होता है, मतलब कि गंद, जो जैसे कि होता है ना कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। प्रेमिसेस जहाँ पर जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं, जहाँ पर काम हो रहा है, वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुंदर होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस, इफ़ेक्टिव अरेंजमेंट ऑफ सेफ डिस्पोजल। जितना भी कचरा है उनको एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया जाना चाहिए कचरा डालने के लिए। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को एक प्रॉपर तरीके से जो है मेंटेन करना होगा और वेंटिलेट करना पड़ेगा उस एरिया को। डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल, प्रॉपर मेजर्स टू रिड्यूस एक्सपोजर टू डस्ट फ्यूम्स एंड गैसेस। डस्ट फ्यूम और गैसेस से एक प्रॉपर उनको जो है एक्सपोजर उनका कम करना पड़ेगा, उस एरिया को साफ़ रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा दैट माइनिंग की, जैसे माइनिंग होता है जहाँ पर कोल और हमारे जितने भी ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, जैसे माइनिंग, अभी रिसेंटली एक पता नहीं कौन सा, शायद आंध्र प्रदेश में एक माइनिंग थी, उसके आसपास के 10 किलोमीटर का एरिया, इट वाज एंटायरली अफेक्टेड बाय द हार्मफुल गैसेस। इतनी ज़्यादा खतरनाक गैसेस होती हैं, एंड ऐसी ऐसी गैसेस भी होती हैं जो एक बार ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाए उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है, और वो एक परमानेंट बॉडी को नुकसान कर देती हैं। ठीक है, लाइटनिंग, सफिशिएंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग इन द वर्किंग एरियाज़। जहाँ पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी प्रकार की लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ़ होना चाहिए, होलसम होना चाहिए टू बी प्रोवाइडेड। टॉयलेट एंड सैनिटाइजेशन, एडिक्वेट एंड हाइजीनिक वॉशिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज़। टॉयलेट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए और हाइजीनिक वॉशिंग होनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़, फर्स्ट एड बॉक्सेस एंड ट्रेंड पर्सनल मस्ट बी अवेलेबल। ट्रेंड लोग होने चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस अवेलेबल होने चाहिए कि अगर किसी को चोट लग जाए तो एक प्रॉपर केयर उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 encourages प्रोटेक्शन ऑफ यंग पर्सनस बाय रेगुलेटिंग वर्किंग आवर्स। एक छोटे बच्चे की वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करता है ये एक्ट करता है, उनको बचाता है। नेचर ऑफ वर्क डिसाइड करता है, एंड प्रोहिबिटिंग नाइट वर्क देयर बाय प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन। ये सब कंडीशंस इसीलिए दी जाती हैं ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार ना किया जाए। सिमिलरली हेल्थ प्रोविजंस अंडर द act safeguard all workers from occupational hazard and promote a safe working environment। ये सब चीज़ें occupational hazard यानी कि काम करते वक्त किसी भी प्रकार का नुकसान उन्हें ना हो और safe working environment provide करता है। Compliance with these provisions is essential for industrial safety, welfare and productivity। इनको comply करके इंडस्ट्रियल सेफ्टी बनी रहती है, वेलफेयर बना रहता है और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी निकलती है, क्योंकि अगर आपके वर्कर्स हेल्दी होंगे तो काम भी तो अच्छा ही कर पाओगे ना आप। What do you mean by a grievance? Explain the model grievance procedure. Negotiation is an art which involves the use of various techniques and tactics to reach a collaborative solution for complex business problems। एल्यूसीडेट, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। ग्रीवियंस,
Grievance is a complaint or a dissatisfaction raised by an employee regarding working conditions. Working conditions को लेकर किसी भी प्रकार की कंप्लेन जो होती है उसे ग्रीवियंस कहते हैं. ट्रीटमेंट बाय सुपरवाइजर्स, अगर किसी का सुपरवाइजर उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और वेजेस अच्छी नहीं मिल रही हैं, प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स, जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं वो ग्रीवियंस के अंदर काउंट होते हैं. मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर. A typical grievance procedure involves following steps. Employee submission. The employee submits a grievance in a writing to the immediate supervisor. कि किसी जो एम्प्लॉय है उन्हें किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो उनको डायरेक्ट ये इमीडिएट सुपरवाइज़र यानी कि जो भी उन्हें सुपरवाइज कर रहा है उनको ये उन्हें कंप्लेन प्रोवाइड करनी होती है. एक्नॉलेजमेंट. द सुपरवाइज़र एक्नॉलेजेस द रिसीट एंड रिव्यूज़ द कंप्लेन. यहाँ पर सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि वो उनकी दिक्कतों को देखें, समझें और आगे उस जो है उस कंप्लेन का रिव्यू करें कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज अथॉरिटीज़ को ये कैसे प्रोसेस करना है. इन्वेस्टिगेशन. द ग्रीवियंस इज इन्वेस्टिगेटेड इम्पार्शियली टू फाइंड द फैक्ट्स. बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ना किसी को फेवर करते हुए इनको इन्वेस्टिगेशन करना होता है. ठीक है. हियरिंग. अ मीटिंग मे बी हेल्ड बिटवीन द एम्प्लॉय सुपरवाइजर एंड HR रिप्रेजेंटेटिव. एम्प्लॉय सुपरवाइजर और HR रिप्रेजेंटेटिव के बीच में मीटिंग होती है. ठीक है. डिसीजन. अ फेयर डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड पॉलिसीज. फैक्ट्स और पॉलिसीज़ को लेकर एक परफेक्ट डिसीजन उन्हें बनाना होता है. कम्युनिकेशन. डिसीजन इज कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया जाता है जो भी डिसीजन है और देखा जाता है कि अगर वो उस चीज़ से सहमत है या नहीं है. अपील. इफ़ अनरिजॉल्व्ड. अगर जो मैटर है वो फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है, एम्प्लॉय कैन अपील टू द हायर मैनेजमेंट और ग्रीवियंस कमिटी. Implementation and follow-up ensures the solution is implemented and monitored for effectiveness. Advantages of grievance procedure. इसकी advantages क्या क्या होती हैं. Reduces industrial disputes. इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लड़ाइयाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं. ट्रस्ट. मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में भरोसा बढ़ जाता है. ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है. डिसीजन जो भी बनाया जाता है अगर वो सबके हित में है तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक दूसरे पे उनका ट्रस्ट बढ़ेगा. इंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट. सबको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है. नेगोशिएशन. Negotiation is an art and process of discussion between two or more parties aimed at reaching mutually acceptable solution to a problem or conflict. किसी भी लड़ाई का एक जो है दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई भी लड़ाई हुई है, ठीक है, तो एक ऐसा डिसीजन लेना जिससे दोनों सहमत करें और दोनों की दिक्कतें सॉल्व हों, म्यूचुअली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और दोनों की दिक्कतें भी सॉल्व हो रही हैं. टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स फॉर नेगोशिएशन. प्रिपरेशन एंड प्लानिंग. अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. पहले दिक्कत को समझो, इरादा क्या है उसका ये समझो और दूसरी पार्टी की नीड्स क्या है, दिक्कत ये है उसकी ज़रूरत क्या है. क्लियर कम्युनिकेशन. अपने व्यूज़, एक्सपेक्टेशन और लिमिटेशंस अगर प्रॉपर तरीके से क्लियरली बताया जाए. ठीक है. एक्शन. एक्टिव लिसनिंग. अंडरस्टैंड अदर पार्टीज़ पर्सपेक्टिव. दूसरी पार्टी के पर्सपेक्टिव को उन्हें समझना होगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. फोकसेस ऑन इंटरेस्ट एंड नॉट पोजीशंस. कॉम्प्रोमाइज एंड कोलैबोरेशन. सीक विन विन सॉल्यूशन फॉर बोथ पार्टीज़. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दोनों पार्टीज़ विन विन कर रही हैं, दोनों का फ़ायदा हो रहा है. यूज़ ऑफ परसुएशन. कन्विंस द अदर पार्टी विद लॉजिक एंड एविडेंस. लॉजिक और एविडेंस के साथ दूसरी पार्टी को कन्विंस करना. ठीक है. पेशेंस एंड इमोशनल कंट्रोल. पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक लड़ाई को अवॉइड करना चाहते हैं. इमोशंस को बीच में ना आने दो और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखो. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट. इंश्योर नेगोशिएटेड टर्म्स एंड आर रिकॉर्डेड फॉर्मली. जिन भी टर्म्स को एक्सेप्ट किया गया है दोनों पार्टीज़ ने, जो म्यूचुअली डिसाइड किया गया है, उनको जो है रिकॉर्ड रखना चाहिए उनका फॉर्मली, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो. इम्पोर्टेंस ऑफ नेगोशिएशन. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट विदाउट डिस्प्यूट्स. बिना किसी लड़ाई के दिक्कत सॉल्व हो रही है. प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड टीम वर्क.
टीम वर्क बढ़ रहा है, कोऑपरेशन बढ़ रही है लोगों के अंदर, हेल्प्स इन रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स, म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट पहुंचता है, इसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस एंड इंडस्ट्रियल हार्मनी। ठीक है, हाँ जी। तो अभी हम पहले वो 3 मेन क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लेते हैं जिनकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला प्रश्न है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। योर सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन ग्रीवियंस। डिफाइन ग्रीवियंस, ग्रीवियंस क्या होता है ये आपने डिफाइन करना है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। योर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का क्या उसका क्यों लगाया गया है, ये इसका क्या पर्पज़ है। ठीक है, सो ninth question is explain the machinery for the prevention of industrial disputes in India. What is Central and State Advisory Board? Machinery for prevention of industrial disputes in India की components हम discuss करेंगे। Work committees consist of representative of workers and employers in factories with 100+ workers। ये 100 से ज़्यादा वर्कर्स की कमेटी होती है जिसके अंदर डे टू डे की प्रॉब्लम्स डिस्कस की जाती हैं और इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड इज कंसाइलेशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू मीडिएट डिस्प्यूट्स। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। जो कंसाइलेशन ऑफिसर्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, होल्ड मीटिंग्स करते हैं एंड रिकमेंड सॉल्यूशंस। जब भी कोई लड़ाई होती है तो इनको पूरा अधिकार है इंटरवीन करने का और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने का। बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन ऑप्शनल बॉडीज सेटअप फॉर द स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। कुछ पर्टिकुलर डिस्प्यूट्स के लिए एक अलग से बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन बनाया गया है। सजेस्ट सेटलमेंट व्हेन कंसाइलेशन ऑफिसर फेल्स। जब भी कंसाइलेशन ऑफिसर फेल हो जाते हैं तब बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन बीच में आता है और सेटलमेंट सुझाता है। ठीक है, वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स रेफर्ड टू न्यूट्रल थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर्स। डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। जब डिस्प्यूट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है जो दोनों की प्रॉब्लम्स सुधारने की कोशिश करती है। लेबर कोर्ट्स set up to adjudicate disputes related to employment dismissal and service conditions। एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट डिसमिसल और सर्विस कंडीशंस को लेकर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी लड़ाई होती है तो उसके बीच में फिर लेबर कोर्ट का काम आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स हैंडल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वेजेस, आवर्स एंड अलाउंसेस। वेजेस, एक प्रति घंटे उनको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, कितने घंटे उनको काम करना होगा और उनकी अलाउंस यानी कि उनकी सैलरी क्या रहेगी। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील्स विद द डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्टेट। जब एक ऐसी इंडस्ट्री जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका एक स्टेट से ज़्यादा का भी बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, वहाँ पर जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के भी होते हैं, जैसे टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा ग्रुप हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, टाटा ग्रुप ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर एक ही चीज़ें आती हैं। टाटा की तो पता नहीं कितनी सारी कितनी सारी उसकी सब्सिडियरीज है, ठीक है, वो पता नहीं कौन कौन से बिजनेस के अंदर है। तो जब भी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं ना कहीं नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है। वहाँ पर फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल वहाँ पर आकर अपना वो आएंगे और फिर वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड्स आर स्टेट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग ये सब्स्टिट्यूटरी बॉडीज़ को जो है अलाइन करता है और फिर वो
उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दे एडवाइज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑन लेबर प्रॉब्लम्स एंड वेज टू मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। लेबर प्रॉब्लम्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो वहाँ पर अपना दिखाते हैं। कंपोजिशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ लेबर। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ लेबर भी इसके अंदर कंपाइल करता है। चेयरमैन यूनियन लेबर मिनिस्टर, members, representatives of employers, workers and independent experts. State Advisory Board chaired by the State Labor Minister. स्टेट लेबर मिनिस्टर के अंदर आता है ये। मेंबर्स इंक्लूड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। फंक्शंस, रिव्यूज लेबर प्रॉब्लम्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेंड्स, advises governments on measures to improve productivity and prevent disputes. गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि कैसे किन किन तरीक़ों से वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एंड डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाइयाँ कम कर सकते हैं। सजेस्ट अमेंडमेंट्स ऑन इन लेबर लॉज, लेबर लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स की जाती हैं। प्रमोट्स बेटर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉपरेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बेटर कॉपरेशन के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। स्टडी एंड रिकमेंडेड पॉलिसीज़ ऑन वेलफेयर, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उनको बेटर किया जा सकता है। Conclusion. In conclusion, India has a well-structured machinery for the prevention of industrial disputes, ranging from works committees and conciliation officers to labor courts. ये कह रहा है कि इंडिया के पास well-structured machinery है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से बचने के लिए, जिसके अंदर हमारी लेबर कोर्ट आती है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स आते हैं एंड वर्क कमिटीज़ एंड कंसाइलेशन ऑफिसर्स आते हैं। अलोंग साइड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड प्रोवाइड द एक्सपर्ट्स एडवाइस टू। सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी बनाने के लिए और डिस्प्यूट को प्रिवेंट करने के लिए। टुगेदर they ensure the industrial harmony, protect workers' interest and maintain economic stability. हाँ जी, 10th question is write short note on the following. 3-tier adjudication machinery, procedure for fixing and revising minimum wages. Robert Hoxie, theory of business unions. 3-tier adjudication machinery. The 3-tier adjudication machinery is a system under the Industrial Dispute Act 1947 for the settlement of industrial disputes through court and tribunals. वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिनको सॉल्व करने में कोर्ट और ट्राइब्यूनल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम 3-tier adjudication machinery कहते हैं. It ensures speedy and fair resolution of disputes. Components इसके क्या क्या रहेंगे, कौन कौन से वो 3 टियर है. पहला रहेगा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स एंड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स. हाँ जी, तो लेबर कोर्ट हैंडल डिस्प्यूट रिलेटेड टू डिसमिसल, discharge, retrenchment and service conditions usually for smaller and individual disputes. छोटी प्रॉब्लम के लिए वो जाएंगे लेबर कोर्ट के पास. इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स डील्स विद द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, अलाउंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग. वेजेस को लेकर कितने घंटे काम करना है, अलाउंस को लेकर यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल पार्टिसिपेट करता है. यूजुअली फॉर डिस्प्यूट्स अफेक्टिंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स और इंडस्ट्रीज. ग्रुप ऑफ वर्कर और इंडस्ट्रीज को जो अफेक्ट करता है. नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हैंडल डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस एंड डिस्प्यूट्स अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट. जब एक से ज़्यादा स्टेट पर वो लड़ाई अफेक्ट करे तो वहाँ पर फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को आना पड़ता है. पर्पस टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड लीगल रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. एक लीगल सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जाता है. टू इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स राइट. वर्कर और एम्प्लॉयर के हक को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है एक फैसला सुनाते हैं. ठीक है. प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस. मीनिंग मिनिमम वेजेस आर द लोवेस्ट वेजेस दैट मस्ट बी पेड टू वर्कर्स. मिनिमम वेज होता है भाई कम से कम इतना तो उनको देना पड़ेगा.
ठीक है। ये फिक्स्ड होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। भाई कोई भी कंपनी वर्कर्स को इससे कम पे नहीं करेगी एक स्टैंडर्ड अमाउंट, जैसे 8,000, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। 8,000 अगर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कम से कम जो भी पर्सन नौकरी कर रहा है उसको इतना तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसे नहीं रख सकते हैं, तो हर काम करने वाले को 8,000 तो देना ही पड़ेगा। प्रोसीजर, रिकमेंडेशन बाय एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स रिकमेंड मिनिमम वेजेस बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री एंड रीजन। कहाँ पर रह रहे हैं और किस इंडस्ट्री पर काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टेट और एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करता है कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स किए जाते हैं भाई, लिविंग कॉस्ट, रहने का खर्चा कितना है, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कैपेसिटी टू पे एंड वर्किंग कंडीशंस। नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इश्यूज नोटिफिकेशन फिक्सिंग मिनिमम वेजेस अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट इशू करती है नोटिफिकेशंस को कि फिक्स कौन से फिक्स्ड मिनिमम वेजेस होने चाहिए। पीरियोडिक रिविजन, minimum wages are revised regularly to adjust for inflation and charges in the economic conditions. Economic conditions के अंदर inflation and changes in economic conditions आते हैं, ठीक है। economic conditions के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होते रहते हैं। फेयर वेजेस भी सबको कम से कम बराबर तो मिले ही, 8,000 तो कम से कम दिया जा रहा है, मतलब इस बेस पे तो सब बराबर ही हैं, ठीक है। रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रमोट सोशल जस्टिस। रॉबर्ट हॉक्सीज थ्योरी ऑफ यूनियंस, रॉबर्ट हॉक्सी एन अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कॉलर यानी कि नोबलमैन होते थे उस टाइम पे, नोबलमैन को स्कॉलर्स कहा जाता था, प्रपोज्ड द बिजनेस यूनियन थ्योरी। इट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और कैसे उनको बिहेव करना चाहिए, ये इसका रॉबर्ट हॉक्सी का एक मेन पॉइंट था, ठीक है। फोकसेस ऑन इकोनॉमिक जायंट्स, ट्रेड यूनियन प्राइमरीली एम्स फॉर बेटर वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड आवर्स। इसका एक सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वर्किंग मतलब वेजेस बेटर हों, लोगों को पैसा अच्छा खासा मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों और घंटे भी ज़्यादा ना लगाए जाए। जैसे ये तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कहती है कि एक दिन में 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी पर्सन को काम नहीं करना है, ठीक है। नॉन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, बिजनेस यूनियंस अवॉइड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड फोकसेस ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मेंबर्स। एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट्स ओनली मेंबर नॉट सोसाइटी एट लार्ज। सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को प्रेजेंट किया जाता है, सोसाइटी को नहीं प्रेजेंट करते हैं ये। नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ मेन टूल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सिग्निफिकेंस, explains traditional union behavior, highlights economic motivation over the social and political activism. इकोनॉमिक मोटिवेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है बजाय कि सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म के। एंड यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आसान था, कुछ भी मुश्किल मुझे नहीं लगा एंड आई होप आपको भी कुछ नहीं लगेगा। थ्योरी ही है, एक बार समझ लोगे अच्छे से तो दोबारा करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर